तो कई बार हमें देखना चाहिए। अब जैसे कई सारे ऐसे केस हैं जहाँ पे कहते हैं जी अकाउंट ये तो एनपीए हो ही नहीं सकता, जैसे एजुकेशन लोन है, ये एजुकेशन लोन तो क्या इसमें एनपीए होगा? तो सर एजुकेशन लोन एनपीए नहीं होता, मानते हैं, लेकिन उसमें देखो तो कि एनपीए लोन कितना पुराना है, एजुकेशन लोन कितना उसका मोनिटोरियम पीरियड है। मान लो एक बच्चे ने बीटेक के लिए लोन लिया तो 3 साल में उसको क्वालिफाई हो जाना चाहिए, 4 साल में वो क्वालिफाई कर लेगा। ऐसा थोड़ा ना कि वो ऐसा कोई उसने कोर्स कर रखा है कि 5 साल हो गए, 5 साल में एक भी ईएमआई नहीं आ रही, तो मोनिटोरियम उसको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि एजुकेशन लोन में भाई अगर किसी का 3 साल का कोर्स है तो 3 साल के बाद 3.5 साल हो सकता है जॉब लग जाए, 4 साल लग जाए, लेकिन उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ईएमआई नहीं आ रही है तो दैट शुड बी, क्या एक्शन लिया है आपकी बैंक ने? क्या बैंक ने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी? क्या कंप्लीट किया, पता किया कि ये क्या स्टेज चल रही है? तो एजुकेशन लोन भी आपका इस तरीके से, वो तो सीधा का सीधा एनपीए हो सकता है, क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका मोनिटोरियम पीरियड है वो अगर खत्म हो गया तो क्या बैंक ने क्या एक्शन लिया? तो एजुकेशन लोन में 90% केसेस में पाया गया है कि पेरेंट्स गारंटर होते हैं या पेरेंट्स के ब्याह पे बच्चे को लोन दिया जाता है। ये पॉइंट आप देख सकते हैं। दूसरी पॉइंट जिनमें आप एनपीए की बात करते हैं, हाउसिंग लोन है। हाउसिंग लोन ऐसे तो एनपीए नहीं है, लेकिन वो जो टर्म लोन की अपनी नाम से है वहां से प्रॉब्लम है। दूसरी बात, कई बार हाउसिंग लोन में मान लो टाइटल का कोई प्रॉब्लम आ जाता है। कई बार ऐसा होता है किसी बिल्डर को, जैसे सुपरटेक वगैरह का आप लोगों ने केस सुना होगा कि सुपरटेक में लोगों ने फ्लैट बुक कर दिए, ईएमआई कटनी शुरू हो गई और उनको फ्लैट फिर भी अलॉट नहीं हुए। अल्टीमेट देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो बैंक के एंगल से देखा जाए, बैंक को यहाँ पे इमोशनली नहीं देखना, बैंक का पैसा तो फंसा हुआ है ना। एक इंटरप्ट करूंगा मैं। इसमें क्या होता है, हाउसिंग लोन में पर्टिकुलरली क्या होता है, लोग जो है ना वो एक ही प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कई जगह ले लेते हैं, लोन कई बैंकों से लेते हैं, उसका ऑन द बेसिस ऑफ फोटो स्टेट, उसका ओरिजिनल कलर फोटो स्टेट करा के। ये भी पता चला है कि वो क्या करते हैं, एक बैंक से ले लिया, दूसरी बैंक से भी ले लिया, सेम प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या है कि वी हैव टू वेरी कॉशियस टू सी द वेदर द टाइटल डीड्स एंड प्रॉपर्टी इज परफेक्ट और नॉट, ओरिजिनल है कि नहीं। ओरिजिनल कैसे पता चलेगा? ये हमें देखने से पता चल जाता है पेपर हो के कि ओरिजिनल है कि नहीं है। ठीक है, कलर्ड वाले वो इतनी ज़्यादा क्लेवरली करते हैं कि पहचान में नहीं आती है बहुत ज़्यादा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फोटो स्टेट तो ठीक सर है। इसका सर आपको भी मैं इसमें थोड़ा सा और व्यू देना चाहूंगा। हाँ। इसमें सिर्फ बचने का एक ही रास्ता है कि बैंक ने सरसई कर रखी है या नहीं। हाँ सर से यस, मैं अगर सरसई कर रखी है तो बैंक सेफ है, सेफ है, सेफ। और अगर सरसई नहीं कर रखी है तो सर हाँ उसने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार हाँ, रखी है। और फिर ये सीधा फ्रॉड होगा रिपोर्टेड अगर तो उसने मतलब दूसरे अगर जगह ऐसे केसेस नहीं मिल हाँ, रहे हैं तो हाँ, दैट इज फ्रॉड। जेल में। हाँ, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ जो है ना बड़ा मतलब ये फ्रॉड प्रूफ एरिया है। एक किसी सीनियर के साथ में अपना बैठा हुआ था, तब मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया और उसका बहुत अच्छा स्टेटमेंट था, वो आज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जी। कि कई बार हमारी 2 रिपोर्टें, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी ही 2 रिपोर्टें आपस में कंट्रोवर्सी होती है। अब सर हमारी 2 रिपोर्टें आपस में कंट्रोवर्सी, ऑडिट में एक कर रहा हूँ, बैंक ऑडिट, ब्रांच एक, उसी ब्रांच में एक ही ब्रांच में एक ही साथ में हम अपनी ही रिपोर्ट को कंट्रोवर्सी शो कर रहे हैं। कैसे कंट्रोवर्सी हो सकती है? एलएफआर में पॉइंट है कि आपका सीसी अकाउंट कोई ऐसा तो नहीं है जिसका रिन्यूअल ड्यू है और रिन्यूअल नहीं हुआ। वहां पे आप लिख रहे हो कि 4 अकाउंट ऐसे हैं जिनके रिन्यूअल ड्यू थे और रिन्यूअल नहीं हुआ। उसमें आपने लिख दिया एक का 60 डेज है, एक का 80 डेज है, एक का मान लो आपने दे दिया 9 मंथ्स है। तो सर 9 मंथ 12 मंथ अगर आपने डाल दिया तो सबसे पहले तो आपने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार के एनपी नहीं किया, उसको एमओसी नहीं दी। ठीक है, तो आपका तो जैसे ही 180 डेज क्रॉस होता है दैट अकाउंट इज 100% एनपीए, उसमें तो सोचना ही नहीं है। तो वो अकाउंट तो हो गया एनपीए। अब ना आपने उसके लिए एमओसी दी, ना ही आपने उसका इंटरेस्ट रिवर्स कराया, ना उसके आपने प्रोविजनल चेक किए, तो देखा जाए तो हम खुद अपने पैरों में या खुद ही अपने नुकसान में आ गए। तो सर ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी आप लोग अपनी रिपोर्टें दें तो कम से कम किसी की रिपोर्ट छोड़ो यार, अपनी रिपोर्ट तो पढ़ लो एक बार। रिपोर्ट कंट्राडिक्टरी, अपने ही कम से कम 2 स्टेटमेंट तो कंट्राडिक्शन में ना आए। एक तरफ हमने जो सिंपल साइज लिया, अगर हमने 30% चेकिंग की है, 40% चेकिंग की है, तो हमने 40% लिखना। हम क्यों लिखें कि हमने 100% चेकिंग की है? जितनी चेकिंग की है उतनी हम लिखेंगे, और जिन अकाउंट्स को चेक करेंगे वही लिखना है, उनको हम लिखेंगे और साथ में उसका डॉक्यूमेंटेशन भी संभाल के रख लेंगे।
क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे काम आए ना आए, कहीं ना कहीं मान लो हेलो। कोई प्रॉब्लम हो हाँ गई, जी, ठीक है, हमें क्या पता, हम लोग तो ऑडिट करने जा रहे हैं सर, वो हम आ लोगों को जाएगा, फीस लगता है हम मिलती लोग को है दे दी थी, कल आ एक जाएगा नॉमिनल सी, आपके पास। पता चला हाँ, कल ही ब्रांच दे का दिया ऑडिट था, आज करने तो मैं गए आपको जहाँ पे आज 1000 करोड़, आ 700 जाएगा करोड़, या 500 नहीं? करोड़, कई बार छोटी ब्रांचेस भी हैं, तो वहां पे इतना बड़ा नहीं फंड नहीं, इन्वॉल्व है, वो हमने तो दे हार्ड ट्रस्ट कॉपी के लिए भेजा हुआ हमारे आपके ऊपर वो पास। ट्रस्ट कर रहे हैं, तो हमें उस ट्रस्ट को आ ऑनर जाएगा करना वो, है ठीक है। कि भाई जो आपने हमसे चेकिंग कराई है, जो वो तो हमें आ पैरामीटर्स ही हमें जाएगा, दिए मेरे हैं, ख्याल वो उन 12 बजे तक तो आ पैरामीटर्स ही को हम जाएगा। मानते हैं। तो सॉफ्ट इसीलिए कॉपी सर से आप जब तक हम भेज दोगे ना, चार्टर्ड वो तो आ ही अकाउंटेंट्स के जाएगा, लिए हार्ड कॉपी आ हमारा जो, जाएगी। अगर देखा जाए, हम लोगों के जो मतलब जो हम कह सकते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो अच्छा, जिनके लिए जो ठीक है, गाइड हमें कर रहे मैं हैं, जो वो हमारे इसको फादर्स हैं इसको एक बार फिर से इसमें बोल केस देता में, हूँ, वो पहुंच वो है जाएगा आपको। इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट हमारी मदर है, ठीक है। उस मदर को हमें ध्यान रखना है। इसीलिए जब भी आप अपना ऑडिट ये वाला पूरा करें, तो अपने इंस्टीट्यूट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें आप कंप्लाई करें। जैसे मैं एक दो स्टैंडर्ड्स के बारे में यहाँ पे आपको बता दूं। एक आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन का जैसे 230, देखिए सर आप बिल्कुल भूल जाते हो, जो हमारे सीनियर्स हैं, इवन जो हमारे कुलीग भी हैं, अपना लोगों का याद करो, एक पहले स्टैंडर्ड हुआ करता था, स्टेप 1, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ा दिए, इवन इस स्टैंडर्ड को खत्म हुए भी एक लंबा टाइम हो गया, लेकिन अभी भी मैं आप लोगों से कहता हूं वो बेसिक प्रिंसिपल्स आपको आज भी ध्यान रखने हैं। अभिषेक, हेलो। नो डाउट वो ऐसे अभिषेक, 200 में कहाँ पे पहुंच कन्वर्ट गए हो गया। तुम? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर टू कंडक्ट ऑडिट इन हेलो, अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बोल रहे जो हो, कहाँ आपका पे ऐसे पहुंच गए तुम? 200 है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन राजीव इंडिपेंडेंट चौक भी ऑडिटर इतना लेट टू बोलते, फोन आ, कंडक्ट दोस्ती ऑडिट का इन फोन आ अकॉर्डेंस गया विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। आशुतोष तो का सर अपने कि हमें सी हार्ड कॉपी इंस्टीट्यूट इस भेजनी बात है, को इतने कह लेट रही है क्यों निकले यार कि तुम? मिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट, फ्रेंड्स चार्टर्ड तो अकाउंटेंट, भाई ऐसा नहीं, जल्दी तो जल्दी जितने जाया भी करो आप ना, लोग ऑडिट्स कल कर तुम रहे राजीव चौक ही हो, पहुंचे आप हो तो लोग कितना टाइम स्टैंडर्ड्स लगेगा? अपने फॉलो करो। और सर स्टैंडर्ड्स हाँ, तो अगर फिर आपने उसको फॉलो फोन कर करो लिए, कि को मैं तो आ रहा हूँ फिर अभी, वो हमारा वेट कर ऑडिट रहा भी है, बना उसको फोन रहेगा, करेंगे पहुंचा क्यों नहीं। हमारी रिपुटेशन भी बनी रहेगी, और अगर मान लो कल कोई क्वेरी आती भी है तो वी कैन इजीली रिप्लाई, और रिप्लाई करने के बाद हम बिल्कुल वैसे ही अपने आप क्रेडिट के साथ आ जाएंगे जैसे हमने हमसे एक्सपेक्ट किया गया। तो सर हम आपसे यही कहेंगे कि अपने स्टैंडर्ड्स ध्यान दो कि कौन से स्टैंडर्ड्स आपने ध्यान देने। जैसे अपना रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में गोश्त की कमेटी है, जलानी कमेटी है, तो ऐसा नहीं कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, लेकिन सर उसमें जो कंटेंट्स आप डाल रहे हैं, वो कंटेंट्स आपकी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, चेक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि साहब यस नो नॉट एप्लीकेबल, तो सर अगर नॉट एप्लीकेबल है तो वाई नॉट एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल नहीं थी तो फिर रिपोर्ट में डाली क्यों? अगर कोई कमेटी में कोई चीज नॉट एप्लीकेबल है तो रीजन तो होगा ना कि नॉट एप्लीकेबल क्यों है। मान लो एग्रीकल्चर एडवांसेस की बात आती है, जिस ब्रांच का ऑडिट आप करने गए वहां एग्रीकल्चर एडवांस नहीं है, ठीक है, आपने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया तो साथ में लिख दिया एज पर इंफॉर्मेशन नो, यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर एडवांस नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस चीज को आप अपना एमआरएल में ले लीजिए कि यहाँ पे कोई भी आपका एग्रीकल्चर एडवांस नहीं है। अब आपको कोई प्रॉब्लम कभी आती है, मान लो कोई ऐसा एग्रीकल्चर एडवांस उसी ब्रांच से हो गया जो ना तो आपकी नोटिस में आया, इवन कुछ अथॉरिटीज है उनकी नोटिस में भी नहीं है, तो कम से कम वो एमआरएल आपको बचा के ले जाएगा कि सर मेरा अपना पर्सनल व्यू है, यहाँ कोई इंस्टीट्यूट का व्यू, मतलब इंस्टीट्यूट की तो गाइडलाइंस में फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मतलब व्यू मेरा पर्सनल है कि ऐसा करना चाहिए कि अगर कोई जगह पे कमेटी में लिखा है कि आपने ये वाला स्टैंडर्ड, मतलब एग्रीकल्चर एडवांस में केसीसी की क्या पोजीशन है, इन चीजों की क्या पोजीशन है, आपने उस पर लिख दिया यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर एडवांस नहीं, नॉट एप्लीकेबल। तो सर नॉट एप्लीकेबल के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप एमआरएल में ये पॉइंट डाल लेते हैं तो आपको एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। तो बाकी मैं अभी कुछ आपसे शेयर करना चाहूंगा कैश क्रेडिट में या एडवांसेस में किस तरीके से अकाउंट एनपीए होते हैं। इवन आपको एफडी वाले जो अकाउंट हैं वो एनपीए हो सकते हैं क्या? अब सर आप कहोगे जी एफडी वाले अकाउंट कैसे एनपीए हो जाएंगे, वो तो कभी एनपीए नहीं हो सकते। तो सर मैं आप लोगों से अभी शेयर करूंगा कि क्या एफडी का भी अकाउंट कोई एनपीए हो सकता है, ठीक है। बाकी आप सर से एक बार डिस्कस कीजिए, वो थोड़ा सा आपको और नाम्स करेंगे, फिर मैं ये पॉइंट पे बताता हूँ कि एफडी का अकाउंट एनपीए कैसे हो सकता है। लीजिए सर से आप बात कीजिए। हाँ सर थोड़ा सा आप डायरेक्ट नाम्स के बारे में बताइए। आपको रस्तोगी जी अगेन, मैं आपको एक दो चीज़ और बताऊंगा, केवल आपको कुछ पॉइंट्स ही बता रहा हूँ रिगार्डिंग स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट। स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट को भी हमें बड़े ध्यान से कंसीडर करना चाहिए। बिग अकाउंट पर्टिकुलरली हर एक बैंक के अलग अलग लॉन्च होते हैं, कहीं 5 करोड़ से ऊपर कराता है, कहीं 2 करोड़ से, कहीं 1 करोड़ से ऊपर। कॉर्पोरेशन बैंक पहले 1 करोड़ से ऊपर कराता था,
कैनरा बैंक 2 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ से जनरली कराता है, स्टेट बैंक 5 करोड़। तो वी हैव टू सी द स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट्स। कई बार क्या होता है कि स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट को बैंक अगर उनके हिसाब से नहीं होती या कुछ डिस्प्यूट होता है, डीपी उसने घटा दिया कंपनी, तो इसको रिपोर्ट को शो नहीं करते हैं, उस रिपोर्ट को पेंडिंग कर देते हैं और दूसरे ऑडिटर्स को अपॉइंट करके रिपोर्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब क्या हुआ, कुछ बैंकों में ऑनलाइन हो गई, जैसे इंडियन बैंक में स्टॉक ऑडिट की रिपोर्ट ऑनलाइन हो गई है, इंडियन बैंक में हो गई है और स्टेट बैंक में भी हो गई, 1-2 बैंकों में और है। तो उसमें वो उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जो भी एक बार सबमिट कर दी ऑनलाइन रिपोर्ट, दैट विल बी पार्ट ऑफ द दैट विल बिकम द वेरी मच पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड बैंक का डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर उसमें डीपी कम कर दी है तो फिर आपको किसी भी तरह से बैंक करना भी चाहे ना, क्योंकि तो डीपी अपने हिसाब से उसको बढ़ा नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें वहाँ पर फ्रीज कर देगा, स्टॉक ऑडिट के बेस पे सिस्टम कर देगा, कर देना चाहिए। वैसे सिस्टम तो फुल प्रूफ होते कर ही देते हैं जनरली इस पॉइंट पे, लेकिन कई बैंक नहीं करते हैं। अब 1-2 बैंकों में देखा गया कि स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट में उन्होंने कर दिया स्टॉक ऑडिट को, मतलब डीपी कम कर दी, तो वो लेने को तैयार नहीं, ले भी ली तो उन्होंने क्या किया कि उसको रिपोर्ट को तो रिकॉर्ड में लाया ही नहीं, दूसरी ऑडिटर को अपॉइंट किया और उसकी रिपोर्ट जो अपने हिसाब से बनवा के ले ली। तो वी हैव टू सी कि अगर ऐसा कहीं भी कुछ आपको पेपर मिले, फाइल बड़े अकाउंटों की फाइल जब चेक करते हो तो उसमें अगर कोई ऐसा पेपर मिले जहाँ पर किसी स्टॉक ऑडिटर ने को अपॉइंट किया या दो रिपोर्टें आई हैं, तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि उसकी पहले वाली रिपोर्ट नहीं, या फिर कई बार ऐसा स्टॉक ऑडिट हो गया लेकिन रिपोर्ट सबमिट नहीं करते, तो वी शुड आस्क द रीजन कि क्यों नहीं रिपोर्ट सबमिट हो रही है। या तो ये कि अगर मान लो स्टॉक ऑडिट हो गया है कंप्लीट, फिर रिपोर्ट नहीं की, दैट इज वेरी डेंजरस। अगर कंप्लीट ही नहीं हुआ फिर तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो अपने एलएफआर में भी जहाँ जहाँ रेलेवेंट है कि स्टॉक ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ, रिपोर्ट इज वेटेड। अगर कंप्लीट हो गई फिर रिपोर्ट नहीं दे रहा है, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। So we have to see this point also, considering while we calculate the DP in big accounts, and consider we have to see all the documents carefully in। अब हम जैसे सैंपल लेते हैं टॉप 10 अकाउंट्स का, तो उसमें हमें फाइलों को बड़े ध्यान से करना, सैंक्शन टर्म्स की सारी कंप्लाइंस देखनी, अगर नहीं हो रही है तो ईच एंड एवरी टर्म्स कंडीशन की रिलेवेंस होती है। ऐसे नहीं कि उसने वैसे ही लिख दी, वो कहते हैं जी ये तो वैसे ही हमारा सिस्टम ही ऑटोमेटिक, स्टेट बैंक में जैसे कहते हैं और जगह मैंने भी किया कंकरेंट ऑडिट, वो कहते हैं कि ये तो स्टीरियोटाइपिक कंडीशंस आ जाती हैं। नो, वी हैव टू सी द इम्प्लीकेशन ऑफ ऑल कंडीशंस। अगर स्टीरियोटाइप की है तो उससे कहो तो बारोवर ने तो एक्सेप्ट कर लिया, अब या तो उनको उसको क्रॉस करके करवाओ या उसको डिलीट कर दो, तो वो नहीं। कुछ सेंक्शन कंडीशन ऐसी होती है जो कि हमें लगती है कि बेकार की है, लेकिन ऐसे नहीं होता, उनका भी रिलेवेंस होता है, ठीक है। इसी तरह से हमें डॉक्यूमेंट्स को भी हर एक के प्रॉपर देखना चाहिए। व्हीकल के लोन में खास तौर से देखे, व्हीकल की अलग से रिपोर्ट होती है vehicle.com पे, वहाँ से मिल जाता है कि हाँ इसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। या जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था फर्जी वाला, तो वाहन डॉट पे उसका नहीं था, वो मैंने देखा था खुद, वाहन डॉट पे उसका वो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, वहाँ से पूरी डिटेल मिल जाती है अगर वास्तव में व्हीकल फाइनेंस किया है कि नहीं किया। सिमिलरली और आपका कौन सा सर, टर्म लोन्स हो गया, टर्म लोन्स। सर एक मिनट, मैं आपको स्टॉक ऑडिट की सर बात बता रहे थे, तो हाँ। 1-2 पॉइंट इसमें आपको हाँ। ऐड करूंगा सर जी। के पॉइंट में। स्टॉक ऑडिट में एक सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है, जो उसकी रिपोर्ट है, कई बार रिपोर्ट की लास्ट 3 लाइनें ही पढ़ लीजिए आप, जो स्टॉक ऑडिटर की है, उसी में बहुत कुछ लिखा होगा। 90% बारोवर्स के केसेस में पाया गया है कि बारोवर ने सीसी लिमिट तो ले रखी है एक बैंक से, बिजनेस लोन उसने कहीं और से उड़ा रखे। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बिजनेस लोन बहुत सारे बैंकर्स में मैंने देखा कि स्टॉक ऑडिट किया, स्टॉक ऑडिटर ने रिपोर्ट भी दी, उसमें लिखा है बिजनेस लोन भी ले रखे हैं इन्होंने दूसरी जगह से। तो क्वेश्चन इज दैट कि क्या वो बिजनेस लोन जो लिए हैं वो बिजनेस लोन बैंक की नॉर्म्स में कवर है? अब ऐसे में सैंक्शन लेटर आपका काम आएगा। सैंक्शन लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बारोवर इस बैंक के अलावा कहीं और से बैंक लोन नहीं ले सकता। तो आपको ऐसे में टर्म्स कंडीशन वहां पे चेक करनी, whether according to terms and condition borrower may avail facility from other credit financial institution या नहीं ले सकता। और अगर लिया है तो फिर आप अपनी टर्म्स कंडीशन में डाल दो कि ये पर्टिकुलर borrower या बैंक का ये पर्टिकुलर अकाउंट कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर रहा और ये वाली कंडीशंस कंप्लाई नहीं कर रहा। उसमें कंडीशंस नहीं रहेंगे। इसमें मैं एक चीज और इंटरप्ट करूंगा
कि जो हमें बिजनेस लोन में देखा है तो उसमें देखना है सिक्योरिटी क्या है। अगर मान लो सेम सिक्योरिटी दोनों जगह है एज ए कोलेट्रल या मेन, तो दैट इज नॉट एज पर नॉर्म, क्योंकि सिक्योरिटी दो जगह नहीं हो सकती। अगर क्या होता कि उसने बिजनेस लोन में वहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी हाइपोथेकेट कर रखा है या स्टॉक हाइपोथेकेट, तो वो डबल फाइनेंस हो जाएगा ना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटी तो है ही, के पास सिक्योरिटी चलो ठीक है डबल नहीं है, हाँ सिक्योरिटी भी है, लेकिन फिर भी बैंक में जब लिखा है कि आप हमसे फाइनेंस करते टाइम हाँ, एक्सक्लूसिव डीलिंग नहीं मानी जाएगी, डीलिंग नहीं मानी है, जाएगी। हाँ, वो किसी तो और से आप नहीं कर सकते, हाँ, फिर तो करंट अकाउंट आप दूसरी जगह नहीं खोल सकते, तो फिर भी there खोलता है so तो हम many, उसको। लेकिन कई जगह ऐसे एक्सेप्शन भी करंट अकाउंट खोलने के लिए, जैसे क्या होता है स्टेट बैंक में कोई इसलिए खोल देते हैं कि उनको गवर्नमेंट ड्यूज वहीं से करने पड़ते हैं, या कई छोटी जगहों में फैसिलिटी नहीं होती, कलेक्शन अकाउंट होते हैं ना, तो स्टेट बैंक के थ्रू होते हैं, इसलिए उनको परमिशन वो भी लिखा होगा तो वो सेंक्शन टर्म्स परमिशन में, लिखी ली है या होगी नहीं ली है, सेंक्शन में, दैट इज द पॉइंट। सेंक्शन में लिखी होगी कि हाँ अगर- कि ये परमिटेड है, अगर आपने परमिशन ली है तो देन ठीक इट इज है, ओके, अगर नहीं ली है हाँ, दैट इज द प्रॉब्लम। फिर रिपोर्टेबल है, ठीक है। एलएफआर का पॉइंट आएगा। एलएफआर का पॉइंट आएगा, एक दो पॉइंट सर और मैं आपसे बताऊंगा, जैसे 100 यहाँ पे कोई भी इधर तो नहीं है। तो मैं जैसे एलएफआर की बात कर रहा था, उनमें हम लोगों को रिपोर्ट करना है, हमें अपनी कंप्लायंसेस देखनी कि जो एलएफआर की रिक्वायरमेंट है। तो मैं कंक्लूड करता हूँ अपनी मीटिंग का यहीं पे सर से रिक्वेस्ट करके कि देखो सर, आप ऑडिट करने जा रहे हैं, ऑडिट करिए, प्री कंडीशंस अपनी ध्यान रखिए, इंस्टीट्यूट का ध्यान रखिए, गाइडेंस नोट का ध्यान रखिए, और फाइनली जिस टाइम आप अपनी रिपोर्ट बना दी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, उस टाइम अपनी ही रिपोर्ट को आप देख लीजिए कि वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट। अगर कोई इसमें ऐसा पॉइंट आपको लगता है कि यार ये पॉइंट तो फर्दर चेक कर लेना चाहिए, या ये हमसे कल पूछ लिया तो हम जवाब क्या देंगे, तो जब तक आप ब्रांच में हैं, बेशक आपका एक दिन और लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा वहाँ, आप फाइनल रिपोर्ट पे डीएससी मत लगाइए, और ये चीज सेटिस्फाई कर लीजिए कि अगर हमसे कल ये सवाल पूछ लिया तो क्या हम इसका जवाब दे पाएंगे, और अगर आंसर इसका यस आता है तो कोई बात ही नहीं, फिर यू शुड साइन। Yes. और अगर आपको लगता है कि जवाब हमें देने में दिक्कत होगी, तो बेटर होगा कि आप वहाँ पे रुकें, उसका अपने आप को सेटिस्फाई करें, जो डॉक्यूमेंट लेना है, जो इंफॉर्मेशन लेनी है, जो क्लेरिफिकेशन लेना है, उससे आप लें, फिर आप वहाँ पे। क्योंकि सर आज के टाइम हम अपने बॉस खुद हैं, लेकिन किसी समस्या में आएंगे तो हमें ही उन समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। हमारी इंस्टीट्यूट हमारी मदर है, वो हमारी हेल्प करेगी, बट वो हेल्प तब करेगी जब हम इनोसेंट और ठीक हो, और हम उनके हिसाब से चले, उनके हिसाब नॉर्म से के हिसाब से चले। चले। मम्मी ने कहा कि ये काम मत करना, और हम वो काम नहीं कर रहे, ये काम करके आना, हमने वो काम किया, तो इंस्टीट्यूट भी हमें सेव करेगी कि अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स माय चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ओके। वो वही कर सकता है जो उसके पास टाइमिंग और लिमिटेशंस के साथ है, उसने जो रिपोर्ट दिया उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है। तो ये सर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो अपनी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो गाइडलाइंस हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें दी हैं, ठीक है, कि सारे स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करना है, इंडिपेंडेंट रहना है, और डॉक्यूमेंटेशन बना के रखना है, वो सब ध्यान। तो ये सर हमारा है। बाकी सीसी अकाउंट में एक दो पॉइंट हम, जैसे अभी सर ने आपको बताया स्टॉक स्टेटमेंट को लेके, कई बार सीसी अकाउंट में एक दो चीजें हैं जो आपको और भी देख लेनी चाहिए। जैसे 90% केसेस में QIS, क्वार्टरली इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे बैंक बड़े अकाउंट है उसमें क्वार्टरली ऑडिटेड स्टेटमेंट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूरी होता है, तो वो देखिए क्या है। और जैसे भी आप सर ने बताया कि स्टॉक स्टेटमेंट सिस्टम में आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टॉक ऑडिट सिस्टम बेसिस है, और बैंक है, इंडियन बैंक है, सिस्टम बेसिस है, तो बहुत सारी बैंकों में सिस्टम बेस्ड स्टॉक ऑडिट आ रहा है। लेकिन सर वो तो डीपी एक महीने की निकालेगा ना, अगले महीने में बारोवर ने स्टॉक स्टेटमेंट अपना दूसरा सबमिट कर दिया, पता चला वो डीपी वहां पे रिवाइज हो गई। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फिर भी वो जो रिपोर्ट है जो स्टॉक ऑडिटर ने दी है, क्या उसकी बाकी कंप्लायंसेस आई है पूरी? पर डीपी इज ओनली वन पार्ट, लेकिन डीपी के अलावा जो कंडीशंस हैं, मान लो उसने बताया कि कुछ क्रेडिटर्स ऐसे हैं, जो कुछ डेटर्स ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, नो डाउट आपने उन्हें डीपी में नहीं लिया, लेकिन सर डीपी में नहीं लेना कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है ना, नहीं लिया तो डीपी बन रही है या क्या हो रहा है, या कई ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो रिलेटेड पार्टी से हैं, या आपके सैंक्शन लेटर में रिलेटेड पार्टी का कोई डिस्क्लोजर चाहिए था, वो सारे पॉइंट आप लोगों को कंसीडर करें। बाकी सर हम सारे के सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, आप लोगों से मैं सजेस्ट करूंगा two way process, we have to learn from you and you have to learn from us। तो सर हम तो आपसे सर को बहुत बहुत थैंक यू कहेंगे कि वो हमारे पास आए,
और उन्होंने हमें गाइड भी किया और आप लोगों को बेनिफिट हुआ। जो अगर आपको फर्दर कोई हमसे क्वेरी है तो आप आप पूछ सकते हमारा मेल आईडी हम अपना इसी पे शेयर कर रहे हैं लिंक पे, आप लोग अपना मेल आईडी पे हमसे क्वेश्चंस पूछें और हमें बहुत अच्छा लगेगा आपको जवाब देते हुए। और हम चाहेंगे कि आपका स्टेट्यूटरी ऑडिट जैसे इस साल आया है हर हर साल साल आता आता रहे, ठीक है, मोटी बड़ी आपकी फीस आए और आपके ऊपर कभी कोई एलिगेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से या किसी पर्टिकुलर अथॉरिटीज से ना आए। ना है। क्योंकि अगर हम अपने आप को अभी से सेफ करके चलेंगे, जैसे एक लिखा होता है बचाव में ही बचाव है, रोड पर लिखा होता है, तो सर उसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर हम अपने आप को सेव करेंगे तो हमें खुद सेव रहेंगे। तो बेटर यही है कि जितना टाइम आप लगा लो उतना ही अच्छा है। और जितने भी आप लोग टीम को लेके जा रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि इस पूरी की पूरी टीम के साथ अपने व्यूज सारे शेयर कर लीजिए, इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट शेयर कर लीजिए, गाइडलाइंस वगैरह शेयर कर लीजिए, अथॉरिटीज, और जो भी आप लोगों को टाइम मिले मैक्सिमम टाइम आप बैंक में डिवोट कीजिए, ब्रांच में डिवोट कीजिए। क्योंकि ब्रांच मैनेजर का तो अपना एक ही होता है कि सर यहाँ भी ये चीज़ घूमने वाली हाँ, है, घूमने वाली, इधर चलते हैं, वहाँ सर चलते लंच हैं। बाहर करते हैं। वो कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम टाइम आप बैंक में लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप बाहर लगाएं। एंड उनके साथ एक दो पॉइंट और होते हैं कि पिछली बार ऑडिटर आए थे उनको हम यहाँ ले गए थे, इस बार पिछली बार ऑडिटर आए थे वो यहाँ नहीं गए नहीं थे। रस्तों की एक मिनट, वो ये भी कहते हैं पिछली बार तो ऑडिटर ने कुछ लिखे नहीं, आप तो बहुत कर रहे हो, बहुत डेप्थ में कर रहे हो। पहले तो आए थे ऑडिट, एक दिन में कर गए उन्होंने, तो आप तो ज्यादा ही चेकिंग कर रहे हो, ये भी कहते हैं वो। ये 90% यही कहते सारे हैं। सारे सारे बैंकर का बिल्कुल सही व्यू है। 90% बैंकर का यही है ना, सर पिछली बार तो पिछले आए तो थे, कुछ नहीं किया था हर उन्होंने, 2 घंटे आप तो में आए इतनी थे। चेक कर रहे हो, आप तो ज्यादा डेप्थ में कर रहे हो। तो दे यूज टू डिमोरलाइज अस। जी, तो तो मतलब हमें उससे अपने आप को बचाना है, हमें जो हमें मतलब चेक करना है वो करना ही है। बस, वो कुछ कह रहे कहने दो। तो मतलब यही सर है कि सर का व्यू यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस है बैंकिंग का कि सर हमें अपने पैरामीटर्स को, सरकार ने हमें क्योंकि कल जो जवाब हमें देना पड़ेगा हमें ही देना पड़ेगा। उस टाइम वो तो कहेंगे साहब जो मांगा हमने दे दिया, सर इन्होंने पूछे ही नहीं हमसे, पूछे ही नहीं, हमसे कहीं पूछे ही नहीं। क्योंकि वो ऑरल वाला उतना चल नहीं पाता। तो हर चीज सर मेल में लो, जो भी चीज है आपको मेल के थ्रू करो, वर्बल कोई वैल्यू नहीं है। एक चीज बड़े स्ट्रांगली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप जो भी, या तो आप राइटिंग में लिख के लो, पेन पेंसिल से लिख के दो उसके थ्रू, या फिर आप मेल के लो, मेल इज मोर ऑथेंटिकेटेड। अगर ज्यादा प्रॉब्लम तो जेडो को कॉपी कर दो, उसकी मेल की रिक्वायरमेंट नहीं दे तो एक बार उसको तो रिमाइंडर करके जेडो को भी कॉपी कर दो कि हमने ये मांगा, वो नहीं मिला अभी तक, सो दैट दे कैन नॉट ब्लेम अस कि इनकी तरफ से ऑडिट डिले हो गया, नहीं कर रहे, हमने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। एटलीस्ट दे विल नॉट से कि हमने तो सब दे दिया, इन्होंने मांगी नहीं, तो प्रूव हो जाएगा कि आपने किस डेट को दिया, कब मिला या नहीं मिला। जी जी, नहीं सर उनका बिल्कुल सही है कि मान लो हम ऑडिट करने गए, हमने पहले ही नोटिस दे दिया, हम लोग इस दिन पहुंच रहे हैं और ये हमारी लिस्ट है, हमें ये सारा आप लोग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कीजिए। और मान लो हमने अपनी लिस्ट में जो उनकी क्लोजिंग है उसके अलावा 5 चीजें और मांगी, 10 चीजें और मांगी, अपने किसी आर्टिकल को बिठा दिया, सारी चीजें होनी चाहिए। अब अगर बाई चांस डिले होता है और वो डिले के लिए कहता है कि साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब तो 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अभी तक रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई, तो हम भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे पास कि सर document हमारी लिस्ट से ये 4 चीजें अभी नहीं आएंगी, या इन्होंने श्योर किया था कि ये कल दे देंगे और 2 दिन हो चुके हैं अभी तक नहीं आएंगे, तो सर मुझे प्रोवाइड करो, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर ऑडिट। तो हम अपने पार्ट पे वो हमें हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगाएं कि हम डिले कर रहे हैं, तो वो हम उसको ओवररूल करने का हमारा सबसे अच्छा तरीका है कि हमने जो चीजें मांगी है वो हमें चाहिए। अच्छा एक मिनट, एक चीज मैं और सजेस्ट करूंगा कि डोंट बी पैनिक और कम इन द प्रेशर ऑफ मैनेजर और मैनेजमेंट। जो आपको करना है, एमओसी जो देनी है, वो आपको अगर जेन्युइन है तो आप उसको कभी भी कंप्रोमाइज मत करो। एमओसी देनी मीन्स देनी है, कहीं भी आप उसमें जो है ना, ये मत कीजिए ऊपर जेडो से फोन आ गया या उसका डीजीएम का आ गया, जीएम का आ गया, इट इज़ नॉट एनी मैटर कि आपकी अगर एमओसी जेन्युइन है, अच्छी है, तो आपको देनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। कई कई लोग क्या तो प्रेशर में, तो अगले साल नहीं मिलेगा ऑडिट, ऐसा कुछ भी नहीं है, 4 साल तक तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप उस पर कहीं भी कंप्रोमाइज मत करिए एमओसी पे। सर इस मामले में मैं सर आपके साथ हूँ, लेकिन एक बात बहुत अच्छी कहूंगा, ऑडिट नहीं मिलेगा अगले साल तो किसी सीए भाई को मिलेगा। यस, मान लो आपका 14 साल है, इस अगले साल ऑडिट नहीं मिलेगा तो किसी सीए भाई को मिलेगा, लेकिन ब्लेम अगर आपके ऊपर आ गया तो सोचिए फिर आपका कितने टाइम तक वो प्रॉब्लम है। अच्छा मैं अपना एक पर्सनल शेयर एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने तो एक बार जब एग्रीकल्चर ब्रांच हुआ करती थी, तो मैंने खूब सारे ट्रैक्टर के अकाउंट काफ़ी सारे किए, अकाउंट एनपीए।
तो उन्होंने 2-3 साल में शुरू की बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया, हमें एग्रीकल्चर ब्रांच देते कि देते। एक बार हमने जब ट्रैक्टर के अकाउंट काफ़ी सारे कर दिए, मतलब लगभग 50% ब्रांच को एनपीए कर दिया। फिर उन्होंने हमें सिटी की ब्रांच देना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर हटा ही दिया, बिल्कुल साफ सुथरी ब्रांच देना शुरू कर दिया। ये भी करते हैं लेकिन हमने पता है क्या, उसमें भी एमओसी थी। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, नील एमओसी नहीं गई है इतने सालों में। तो आई नेवर गेव नील एमओसी। तो एमओसी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि नहीं, मतलब एमओसी भी का मतलब ये नहीं, बट जेन्युइन एमओसी मींस जो थी वो। कई होते ही छोड़ देते हैं, छोटी मोटी एमओसी छोड़ दो, ये कर दो। हाँ, वैसे सर मैं आपको एक एमओसी का एरिया जो सर ने भी शेयर किया, जो आपका एनपीए है, इनपीए की सब क्लासिफिकेशन में आप ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। क्योंकि एनपीए का जो सब फर्दर क्लासिफिकेशन है, सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस, तो कई ऐसे केसेस भी आपको मिलेंगे कि सब स्टैंडर्ड से सीधे वो लॉस में चलेगा। मान लो सब स्टैंडर्ड पोर्शन में सिक्योरिटी कोई थी नहीं और सब स्टैंडर्ड में आ रहा है, फर्दर कोई इस तरीके का केस आया कि उसकी बारोवर की डेथ हो गई या कुछ ऐसा दिखे, उठा के सीधे लॉस में डाल दो। स्टैंडर्ड से भी लॉस में जाता सीधा, ये आपको पता है? स्टैंडर्ड से तो लॉस में जाता ही जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड से लॉस में थोड़ा सा वो लोग भी ध्यान रखते हैं, लेकिन वो सब स्टैंडर्ड से लॉस में वो लोग इतना केयर नहीं करते। तो आप लोगों को बता रहा हूँ, सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल से सीधी लॉस में ले जा सकते हो। तो आपको तो अपनी चेकिंग करनी है, तो एमओसी का एक पर्टिकुलर एरिया आप लोग ये वाला भी देख। अच्छा रस्तोगी जी, एक चीज मैं और बताऊंगा आपको कि जो डेट ऑफ एनपीए, पर्टिकुलरली जो हमारे एनपीए अकाउंट है, वहाँ पर हमें डेट ऑफ एनपीए को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि डेट ऑफ एनपीए के बेस पे ही जो है ना उसका क्लासिफिकेशन चलता है। किसी में अगर जरा भी डेट ऑफ गलत हो गई या उन्होंने गलती जानबूझ के कर दी, तो वो फिर हमें एनपीए की डेट को बहुत ही फोकस देना है, क्योंकि एनपीए की डेट के 1 साल के बाद कर देता है, लेकिन पता चला एनपीए अकाउंट पहले से ही एनपीए चला आ रहा है। तो हमें देखना है कि एनपीए अकाउंट सब स्टैंडर्ड अकाउंट 12 महीने से ज़्यादा है या नहीं है, क्योंकि 12 के बाद डाउटफुल में चला जाएगा। तो हमें डेट ऑफ एनपी हर एक अकाउंट की देखनी, डाउटफुल वाले की भी देखनी है इसकी, कि हाँ वो जेन्युइन है, वो रियलिस्टिक है या नहीं है। इसके बेस पे भी क्लासिफिकेशन चेंज हो जाता है। और एक एनपीए में जो रिवर्सल है इंटरेस्ट का, वो इंटरेस्ट का रिवर्सल कब करते हैं? इंटरेस्ट का रिवर्सल जब करेंगे जो हमारा अनरिकवर्ड है। अनरिकवर्ड, कल मेरे को एक चीज़ और कहीं पढ़ रहा था कि एनपीए में अगर सपोज का अकाउंट हमारा अभी एनपीए अभी हुआ है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट सर्व नहीं हुआ है, सपोज करो पिछले 2 साल से, तो बताओ हम इसको प्रायर पीरियड में ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे? एनी आइडिया? जो हमारा प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट इस साल का तो जाएगा अनरिकवर्ड, जो पिछला अनरिकवर्ड है, एग्रीकल्चर की बात कर लो मान लो, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? ट्रीटमेंट क्या प्रायर पीरियड में जाएगा या नहीं जाएगा? एनीबडी? रस्तोगी आप बताओ। तो देखो सर, जहां तक मुझे पता है कि भाई आप एनपीए तो पहले से चला रहे हैं। नहीं, एनपीए अभी करा है, एनपीए अभी करा है, और उसका इंटरेस्ट जो है ना, एक कुछ तो इस साल, कुछ पिछले 2 सालों का भी है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो उसको प्रायर पीरियड में ले जाएंगे कि नहीं ले? मेनली एक्चुअल में क्या होता है, रिवर्सल की जब बात आती है तो हम लास्ट ईयर की चीजों को तो टच नहीं कर सकते, जहां तक मेरी ओपिनियन है। क्यों नहीं करेंगे? एनपीए का नॉर्म सही कहता है अनरिकवर्ड को रिवर्स करना। पॉइंट इज नॉट दैट, पॉइंट जो मेरा व्यू है, माइट बी रॉन्ग, तो इसमें हम करेंगे तो उसका एनपीए तो पुराने साल से है, लेकिन जो इंटरेस्ट रिवर्स हो रहा है, वो इंटरेस्ट तो देखा जाए तो पिछले सालों की भी इनकम नहीं थी, हाँ ठीक है, लेकिन पिछले साल की हम लोगों ने इनकम मानी हुई है, तो हम उस पर इस करंट पीरियड में ये डाल देंगे कि वो इंटरेस्ट हमने रिवर्स किया, उसको सेपरेटली शो करना चाहिए। ये हमारे इसका क्या है, अभी सर बताओ थोड़ा सा। इसका क्या है, जो प्रायर पीरियड का वो नहीं जाएगा, रीजन क्या है कि हम जो है जो भी कर रहे हैं वो हमारा डेट ऑफ एनपी इस बार की हुई है, नॉट कि प्रायर पीरियड में। अगर वो हमने इस साल क्लासीफाई कर दिया है इंटरेस्ट, ऑल्दो इट इज ऑफ प्रीवियस 2-3 ईयर्स, बट प्रायर पीरियड नहीं, क्योंकि डेट ऑफ एनपी इस साल की अभी हमने उसको आइडेंटिफाइड किया है, ठीक है। सपोज करो हमने 31 मार्च 2026 को कर दिया एनपीए एग्रीकल्चर का पर्टिकुलरली, और इंटरेस्ट उसका नहीं आया मान लो 3 साल से, तो एनपी अभी हुआ ना, तो इसलिए हमारा डेट ऑफ एनपी से मतलब होता है, डेट ऑफ एनपी इस बार की है तो वो प्रायर पीरियड का नहीं माना जाएगा। एक मैंने एक जगह का ओके चलिए ठीक है सर, का जो कहना है कि जिस डेट को एनपीए हुआ या किया है, उस डेट को से एनपीए मानेंगे, अब प्रायर पीरियड नहीं जाएगा वो। बाकी आज एनपीए हुआ है तो उस पर्टिकुलर ईयर में, जब एनपीए हुआ है, उस पर्टिकुलर ईयर में जितने भी इंटरेस्ट डेबिट हुए हैं, वो इंटरेस्ट सारे रिवर्स कर लोगे। डेबिट हुए प्लस पिछले सालों का भी रिवर्सल तो जब भी होगा ना, पिछले सालों का भी नहीं सर्व हुआ होगा। सब एक अकाउंट ऐसा है जिसने अभी हमने 31 मार्च को एनपीए कर दिया और इंटरेस्ट भी सर्व नहीं हुआ उसको 3 सालों का, तो सारा इंटरेस्ट रिवर्सल जाएगा, बट इट विल नॉट गो टू इन प्रायर पीरियड, इन करंट ईयर में आएगा, एज पर ये अभी लेटेस्ट मुझे पता चला। बाकी सर मैं आपको एनपीए का एक बढ़िया सा
फंडा बता दूं जो स्टूडेंट्स के तरीके से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा अपने भाई बंधुओं को। देखो सर, एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो पेड़ फल ना दे, वो एक तरीके से पेड़ बेकार हो गया। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं उसी तरीके की हम बात करें कि भाई एक अकाउंट है, बैंक ने क्या सोच के दिया उसको लोन, कि ये लोन सिक्योर्ड है, हर महीने में ब्याज देगा, सही से चलता रहेगा और लंबे टाइम तक हमारे इसके रिलेशन रहेंगे। बैंक ने टर्म लोन दिया ये सोच के कि भाई एक साथ इसको इतना पैसा दे रहे हैं, हर महीने हमारी इंस्टॉलमेंट आएगी जिसमें इंटरेस्ट भी होगा, प्रिंसिपल भी होगा, और एक लंबे टाइम तक इसके साथ हमारे रिलेशन चलेंगे। इस स्टैंडर्ड पे बैंक ने लोन दिया। और नॉन परफॉर्मिंग कैसे हुआ? नॉन परफॉर्मिंग हुआ जैसे ही उसने इंटरेस्ट का, इंस्टॉलमेंट का पोर्शन देना बंद कर दिया, तो उसे लगा कि यार ये अच्छी पोजीशन नहीं है, कुछ खराब पोजीशन में आ गया। पता चला वही टर्म लोन आपका एसएमए, जैसे ही 30 डेज की बात आई एसएमए 0, अगली 30 डेज की बात आई एसएमए 1, अगली 30 डेज की बात आई एसएमए 2। तो टर्म लोन में तो ये वाला फंड आप लोग ले लोगे, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2, और भाई साहब उसके बाद 90 डेज में आपको पता है कि वो अपना अकाउंट एनपीए हो जाए। लेकिन सीसी में क्या करें? सीसी में तो हर महीने इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है। पता चला डीपी आपकी है 10 करोड़ की, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 3 करोड़ है। तो देखा जाए तो डीपी 10 करोड़ की, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 3 करोड़ का है, जितना इंटरेस्ट क्रेडिट डेबिट हो रहा है उसके अकाउंट तो हेल्दी अकाउंट है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट क्या, कुछ भी क्रेडिट नहीं हो रहा है। तो सर वहां पे आप अपना देख लीजिए कि सीसी अकाउंट में वर्ड चेंज है, वहां पे आउट ऑफ ऑर्डर वर्ड लिखा है। तो आउट ऑफ ऑर्डर अगर अकाउंट आपको दिख रहा है कि जितना इंटरेस्ट हमारा डेबिट हुआ है 3 क्वार्टर में, अगर उतना भी क्रेडिट नहीं है तो वो अकाउंट आपका एनपीए है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, जितना इंटरेस्ट 3 क्वार्टर में डेबिट हुआ है, डीपी है, फिर भी वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा अगर उसमें क्रेडिट नहीं है उतना अमाउंट तो। ठीक है, मतलब ध्यान रखिए कि 10 करोड़ का लिमिट भी 10 करोड़ की है, डीपी भी 10 करोड़ की है, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग उसका 3 करोड़ है और 3 करोड़ आउटस्टैंडिंग होने के बाद भी उसमें 3 महीने जितना इंटरेस्ट डेबिट है उतना क्रेडिट नहीं हुआ, दैट अकाउंट इज एनपीए। आप उसे क्लासिफाई कर देंगे एनपीए। देखा जाए तो नॉट ओनली दिस एनपीए इनहेरेंट वीकनेस कहलाएगी इसमें। एनपीए तो है ही, इनहेरेंट वीकनेस कहलाएगी क्योंकि इंटरेस्ट इज नॉट। क्योंकि सर ये जो पॉइंट है इसमें बैंकर भी सरप्राइज करेगा, यार ये तो इतना बढ़िया, इसकी तो डीपी बाकी है, इसका तो एफडी हमारे पास 10 करोड़ इतना पड़ा है। सो नो डाउट ही इज हेल्दी, साउंड हो सकता है, लेकिन अकाउंट परफॉर्मिंग नहीं है, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया कि वो पेड़ जो फल दे रहा है वो हमारे लिए अच्छा है, वो बैंक के लिए अच्छा है। तो ये अकाउंट एनपीए है क्योंकि इसका कंडक्ट ऑफ अकाउंट प्रॉपर नहीं, क्रेडिट ना आने के कई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन क्रेडिट नहीं आ रहा है, ये हम अकॉर्डिंग टू सिंपल नाम्स ये अकाउंट आपका एनपीए है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। हमारे साथ हमारे अग्रवाल साहब हैं, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आए, और बाकी सर हम आपसे यही चाहेंगे कि ऐसे ही आप आते रहिए, और जब हम ऑडिट्स पे बैठे हो दोनों लोग म्यूचुअली डिस्कस करेंगे। कोई फ्रेंड अगर क्वेरी करना चाहे तो अपना नंबर आपको शेयर कर देते हैं, आप कर सकते हो। सर का नंबर मैं बता रहा हूँ, बोलिए सर नंबर। 9810610273। Again, I am repeating 9810610273. Please call any time, any difficulty. तो सर से आप अपना शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सर के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा भी नंबर आप ले सकते हो 9818766887। रिपीट कर रहा हूँ 9818766887। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, और बेस्ट ऑफ लक। वी आर फॉर बैंक ऑडिट। ठीक है, बैंक ऑडिट सक्सेसफुल बैंक ऑडिट आप कीजिए, एंजॉय कीजिए, और अगले साल भी आप अच्छा लेके आइए, अच्छी ब्रांचें मिले आपको। बिल्कुल। और सर अपनी ड्यूटीज हमने की, हमने सीए की है आगे फोड़ के, इसलिए हमारे ऊपर किसी की दया नहीं है, हमारा राइट है सर, हमारा राइट है। और ये बस कहिए कि हमें और ब्रांच मिली है, अरे साहब ब्रांच हमसे ऑडिट करवा रही, पहले से और अच्छी ब्रांच मिली, हम तो ये विश करेंगे सबको। थैंक यू, थैंक यू अगेन। चलो ये बढ़िया हो गया।
कितने रहा, कितने लोग प्रेजेंट है मीटिंग में? ज़्यादा तो नहीं थे, 5-7 ही है। और साथ ही चलो, कोई बात नहीं सर, स्टार्टिंग है। एक हमारा बहुत पुराना स्टूडेंट भी था, अच्छा। बहुत पुराना।